Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we'll discuss 25th August current affairs. So let's continue with this session और सबसे पहला जो आर्टिकल है that is related to face recognition और अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ है। तो कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए कभी भी कोई बिल पास होता है तो उसके सभी पहलू को अलग अलग पर्सपेक्टिव को मल्टीफोल्ड डायमेंशंस में उसको एंगल पर देखना होता है कि क्या वाकई में ये बिल एक इम्पॉर्टेंट बिल के रूप में काम करेगा या नहीं। तो व्हाट आर द अगली फेस, तो यहां पर हम बात करेंगे द अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव। तो यहां पर अगली फेस का मतलब यह है कि किस प्रकार से भी हाल ही में इंप्लीमेंटेशन हुआ है नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो एक तो आपको ये टर्म याद रखनी है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन इंडिया लैक्स एडिक्वेट सेफगार्ड। और ये सब हम लोग देखेंगे जो केएस पुट्टास्वामी का जो वर्डिक्ट फैसला आया था, केएस पुट्टास्वामी केस, वहां पर जो डेटा प्रोटेक्शन है, अब हम लोग आप लोग देखते होंगे जो हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं आज की तारीख में सभी फेस रिकॉग्निशन के आधार पर अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन यदि ऑल इंडिया लेवल पर बात करें, हम लोग इलेक्शन में बात करें, क्राइम रिकॉर्ड के बारे में बात करें या फिर एयरपोर्ट, स्टेशंस, मेट्रोज इत्यादि पर, तो उससे हम आसानी से क्राइम क्रिमिनल को तो पता लगा सकते हैं। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा इश्यू है, अभी उसके प्रॉपर सेफगार्ड नहीं बने। तो यहां पर ये जो बिल पास किया जा रहा है तो अपने आप में हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, इस बिल पर। तो गवर्नमेंट हैज बीन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, कि अब गवर्नमेंट जो है एक्सप्लोर करना चाह रही है और ज्यादा देखना चाह रही है कि क्या पोटेंशियल है, क्या शक्तियां हैं कि हम लोग यदि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने लग जाएं। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हैव बीन मेड एक्टिव एट सेवरल मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स। ऑलरेडी ये एक्टिव है एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे इंस्टॉल्ड अंडर डिजी यात्रा इनिशिएटिव। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है डिजी यात्रा इनिशिएटिव के तहत इंस्टॉल्ड किया गया है। और अभी हाल ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली पायलटेड, मतलब एक ट्रायल के तौर पे फेशियल रिकॉग्निशन ऐप इन इट्स सिविक इलेक्शन टू एड्रेस द इश्यू ऑफ वोटर इम्पर्सोनेशन, कि कहीं गलत वोटिंग तो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं आ गया जो 2 बार वोटिंग कर रहा है, किसी और के बिहाफ पे वोटिंग कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फेशियल रिकॉग्निशन। अपने आप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारी बढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन भी हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बिहाफ पे इनका बहुत बड़े लेवल पर मिसयूज किया जा सकता है। सो इट इज द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है ये। बायोमेट्रिक में आई रेटिना, राइट, फेशियल मसल्स, उसके जो फीचर्स हैं उसको नोटिस करने का काम होता है। बहुत अलग अलग प्रकार के डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स होते हैं फेस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल, तो एक व्यक्ति को पहचान करने में ये मदद कर सकता है। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क्स प्राइमरली बाय कैप्चरिंग द फेस एंड इट्स फीचर्स। फीचर्स का मतलब जो जेस्चर्स हैं, फीचर्स हैं, राइट, हाव भाव को वो देखता है। मेनली कॉर्निया जो है आंख का, वो सबका यूनिक होता है। थ्रू द कैमरा एंड देन यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू रिकंस्ट्रक्ट दोज फीचर्स। तो उन सबको इस प्रकार से मर्ज किया जाता है कि जैसे ही वो फेस रिकॉग्नाइज होता है या फिर डेटाबेस में मैच होता है तो तुरंत स्ट्रीमिंग से पता चल जाए कि हाँ डेटाबेस मैच हो गया, इसका मतलब ये व्यक्ति वही है। यदि नहीं मैच होता या इस प्रकार से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। In the automated facial recognition system, the large database containing photos, videos, people faces is used to match and identify the person. कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरे भारतवर्ष के लोगों का एक पूरा डेटाबेस तैयार है फेशियल एक्सप्रेशन का। सीसीटीवी फुटेज में भी हम कंपेयर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से हम लोग पैटर्न फाइंडिंग और मैचिंग और व्यक्ति को आसानी से पहचान सकते हैं यदि इसको लिंक कर दिया जाए आधार कार्ड इत्यादि से, यस और नो। सो यहाँ पर यूसेज क्या है? ऑथेंटिकेशन, सबसे पहले ऑथेंटिकेट होइए, राइट। ऑथेंटिकेशन मतलब किसी व्यक्ति, और ऑथेंटिकेशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मेट्रोज में यूज किया जा सकता है,
इसके अलावा इलेक्शन में यूज किया जा सकता है, बहुत सारी बॉडीज में और पार्लियामेंट इत्यादि में यूज किया जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी कपल्ड विद प्रेजेंट मैन पावर इन प्लेस एंड कैन एक्ट एज गेम चेंजर। तो आने वाले समय में क्या होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, आप मूवीज में भी देखते होंगे, तो यदि क्रिमिनल ज्यादा एडवांस और हमारे लॉज अभी तक उतने एडवांस नहीं हुए, तो उनको आसानी से मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। यस और नो? सो इट इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम अनलॉकिंग ऑफ मोबाइल फोन्स टू वैलिडेटिंग द आइडेंटिटी। हम लोग आज की तारीख में अनलॉकिंग कर रहे हैं ना मोबाइल फोन, इवन मतलब आजकल तो नॉर्मल सा कोई भी फोन देख लीजिए, एप्पल, वीवो या फिर सैमसंग, राइट, ओप्पो एक्सेट्रा, तो सभी में अनलॉकिंग फीचर है आजकल। तो इसके साथ साथ हम क्या कर दें, ऑटो टैगिंग भी हो ऑफ डिजिटल फोटो टू फाइंडिंग मिसिंग पर्सन, तो हम लोग ऑटो टैगिंग करके मिसिंग पर्सन को पता कर सकते हैं। लॉ एंड एनफोर्समेंट में बहुत मदद करेगा, फ्रॉम टारगेटेड एडवर्टाइजिंग टू लॉ एनफोर्समेंट। और इस प्रकार से क्या है, ओवरऑल एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। बट व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहली बात आती है वही केएस पुट्टास्वामी जो केस है ना 2017 का, राइट टू प्राइवेसी, ये इसका हनन होगा, मिसयूज किया जा सकेगा। गिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता संभावना के आधार पर रिजल्ट देगा। टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा आर कॉस्टली टू इंप्लीमेंट, ये थोड़ी महंगी है, राइट, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने। सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की सिक्योरिटी करना और उसमें कोई ब्रीच ना हो, राइट, एनीवन हैकर्स वगैरह वो मिसयूज ना कर लें, और उसके बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट हो सकते हैं। सर्टेन क्वेश्चंस आर आल्सो नीड टू बी आंसर, विल द इंफॉर्मेशन बी कलेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो क्या ये सोचने वाली बात है कि व्यक्तियों का जो फोटो वगैरह लिया जाएगा कि वो सोशल मीडिया की प्रोफाइल से, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वुड इट बी विद द प्राइवेट एंटिटीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ ये किस प्रकार से रिलेशनशिप होगा इस प्रकार की डेटाबेस का। हाउ वुड द रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंडीशन एंड फेयरली ट्रांसपेरेंट होंगी या नहीं होंगी, एज दीज इमेजेस वुड मेड अवेलेबल टू एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो जब एनफोर्समेंट एजेंसी को दी जाएंगी तो क्या ये सिक्योर होगा। यहाँ पर हमें डेडिकेटेड रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट अभी ट्रायल बेसिस पर इसका एक्सप्लोर कर रही है, व्हाट आर द पोटेंशियल। यही शुरुआत थी इस सेशन की, वहीं से इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी, तो वो पोटेंशियल मेजर करना चाह रही। ओवर द टाइम, इस समय में द फेस मे हैव डिफरेंट फैसेट, फॉर एग्जांपल समबडी हैज ग्रोन, देखिए शुरुआत में हो सकता है किसी ने बियर्ड, मतलब somebody has grown a beard or the age has changed and he last taken photo somebody might have covered with the face so as to escape the getting captured in CCTV। तो यदि इतने सारे फेशियल रिकॉग्निशन यदि प्रोफाइल्स वगैरह से लेंगे तो समय समय में उसमें तो परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए जो एक्चुअल में कॉर्निया इत्यादि को जो है प्रॉपरली मेजर कर पाए, जिस प्रकार से हमारे आधार कार्ड इत्यादि है ना, राइट, आधार कार्ड से जिस प्रकार से कनेक्टेड है, लेकिन आधार कार्ड के डेटा को भी हम आसानी से ब्रीच नहीं कर सकते जब तक कि पूरी तरह से प्रॉपर लॉ ना हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की PIL ना लगे। तो आधार कार्ड का डेटाबेस बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है क्योंकि वहां पर, लेकिन होता क्या है, आधार कार्ड का जो डेटाबेस है वो पूरी तरह से बहुत क्लोज कैमरास से लिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उसको उसी के कंपैरिजन में हम जो करंट में जो कैमरास वगैरह लेंगे वो तो बहुत डिस्टेंट CCTV फुटेज होंगी, तो इतना क्लोजली मैच करना इट इज नॉट पॉसिबल बेसिकली। सो सुप्रीम कोर्ट इन द केस पुट्टास्वामी जजमेंट प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड requirement to safeguard against any arbitrary state action। तो तीन अलग अलग डायमेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ले सकती है अगेंस्ट स्टेट, और क्योंकि उसको राइट टू लाइफ 21 आर्टिकल 21 में इंसर्ट किया गया। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नीड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि जो केस पुट्टास्वामी केस में ये कहा गया कि यदि कोई भी चीज बहुत बड़े स्तर पर स्टेट के इंटरेस्ट में दैट इज ऑल्सो लेजिटिमेट, तो आप करिए, इस प्रकार के स्टेप को उठाइए, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज वगैरह को।
फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती है। मेजर adopted must be proportionate and should be rational nexus between the means adopted and objective pursuit। तो यहाँ पर जो गठजोड़ है उसके बीच में जो रेशनल मतलब एक लॉजिक होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अडॉप्ट किया गया है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, एंड इट शुड बी एटलीस्ट इंट्रूसिव। अनफॉर्चुनेटली NAFRS फेल ईच ऑफ दीज टेस्ट। तो अभी तक जो नेशनल लेवल पर ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम NAFRS, तो अभी तक ये फेल हुई है। नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अभी तक इन सब पे देखा जाए तो फेल हुआ, इसीलिए अभी और डिटेल में इस पर काम होना बाकी है। सो विद द, लेकिन नो डाउट टेक्नोलॉजी अच्छी है, काम की है, लेकिन उसको लीगल अमली जामा पहनाना, फॉर्मेट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। द एलिमेंट ऑफ एरर्स एंड बायस फेशियल रिकॉग्निशन कैन रिजल्ट इन प्रोफाइलिंग ऑफ सम ओवर रिप्रेजेंटेड ग्रुप सच एज दलित एंड माइनॉरिटी। तो यहां पर क्या होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन कैन रिजल्ट इन प्रोफाइलिंग ऑफ सम ओवर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, और दलित माइनॉरिटीज उनके साथ भी इनजस्टिस हो सकता है। एनोनिमिटी इज अ की टू फंक्शन। एनोनिमिटी का मतलब गुमनाम या फिर कोई व्यक्ति खुले तौर पे सामने ना आए, है ना। एनोनिमस क्या होता है कि गुमनाम हो, मतलब सबका खुलकर सारी चीजें। तो यहां पर एनोनिमिटी इज द की फंक्शन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, कि भाई जो व्यक्ति नहीं चाहता है उसका नाम ना आए तो वो एनोनिमस रहे। अनरेगुलेटेड यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी विल डिसइंसेंटिवाइज द इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। तो इससे तो क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से जो पत्रकारिता है उसको भी जो है नुकसान होगा। और द राइट ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से पीसफुली असेंबल हो रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट, यदि उनकी फोटो खींच ली, उनकी पूरी लिस्ट गवर्नमेंट को पता चल जाएगी, उनके खिलाफ स्टेट जो है पावरफुल एक्शन ले सकता है। तो अपने आप में एनी अदर फॉर्म ऑफ सोशल सिविक सोसाइटी एक्टिविज्म, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या है, उनके खिलाफ कई प्रकार के कड़े स्टेप पर्सनली उन इश्यूज को ले सकती है। और इसीलिए क्या है, ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अभी राइट टू प्राइवेसी का हनन इसमें देखा जा सकता है। इन सम, मतलब यदि टोटलिटी बात करें, इवन इफ facial recognition technology is needed to tackle modern day criminality in India without accountability and oversight, facial recognition technology has a strong potential to misuse and abuse। तो कितनी भी अच्छी हो लेकिन इसका मिसयूज और अब्यूज होना बिल्कुल मुमकिन है, बड़ा आसानी से है। कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा होगा, उनका फेस आ गया तो उनके साथ में जो है बहुत सारे कानून है जिसके तहत उन्हें जो है स्ट्रिक्ट स्टेप ले लेगी गवर्नमेंट, है ना। तो ये जो डिक्टेटरशिप है वो तो अल्टीमेटली हर गवर्नमेंट करती है, चाहे स्टेट हो सेंटर हो। इफ द गवर्नमेंट हैज द विल, यदि गवर्नमेंट के पास ताकत है, इट गेट एनी लॉ पास एंड गॉड स्पीड जस्ट लाइक द रिसेंटली पास 20 बिल इंक्लूडिंग OBC बिल और 3 फार्म बिल। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से भी पिछले दिनों में बिना स्क्रूटनी के, बिना पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए हुए बिल डायरेक्टली, चूंकि करंटली राज्यसभा लोकसभा में पावर में है गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, और इसीलिए बिल आसानी से पास भी हो जाएगा। भले कितना डिस्कशन पर तो बात ही नहीं जा रही आजकल। देयर इज नो डिस्कशन, विदाउट डिस्कशन हाउ वी कैन से अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्पोज मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम का मतलब होता है कि थोड़ा सा समय दे दिया जाए, पहले इसकी लीगैलिटी को पूरी तरह से पैच को चेक किया जाए। मॉरेटोरियम का मतलब है थोड़ा सा डेफर करना, पहले किसी चीज की लीगैलिटी को चेक करना। रिसेंटली मॉरेटोरियम किस में दिया गया था, बैंक के लोन्स वगैरह जो थे पेंडेमिक के दौरान लोगों को मॉरेटोरियम दिया गया था कुछ समय। ऑन द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में थोड़ा समय लीजिए, टिल वी इनैक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो जब तक देश में एक प्रॉपर मीनिंगफुल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बन जाता, इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी ऑथराइजेशन और नेशनल जो यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, नेशनल ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड गाइडलाइन एंड डिप्लॉयमेंट, तब तक इसको जो है
नहीं किया जाना चाहिए। सो दीज ऑल द 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर एडजंक्टेंट स्टॉक। ये एक प्रकार का गरुड़ है, गरुड़, राइट। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है लेप्टोप्टिलोज ड्यूबियस, जो एक प्रकार का गरुड़ है ना। और ये एंडेंजर्ड है, ग्रेटर एडजंक्ट स्टॉक, राइट। इनका नाम याद रखना, लेप्टोप्टिलोज ड्यूबियस। एंड जीपीएस ट्रैकर की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है उनके मूवमेंट को। इनकी जो लोकेशन है वो आपको दिख रही होगी, ये उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, ये बिहार का इस एंड पर जो वेस्ट बंगाल के पास में भागलपुर, आसाम, यहां पर ये पाए जाते हैं। तो भागलपुर के कड़वा डियारा फ्लड प्लेन्स एरियाज इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर ब्रीडिंग सेंटर फॉर ग्रेटर एडजंक्ट स्टॉक इन द वर्ल्ड आफ्टर असम एंड कंबोडिया। तो ये लाओस, कंबोडिया जो ये देश हैं, कंबोडिया में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा तो आपको ग्रेटर एडजंक्ट स्टॉक के बारे में जरूर याद रखना है। और एंडेंजर्ड है अपने आप में ये। हिस्टोरिकली द रेंज ऑफ ग्रेटर एडजंक्ट कवर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, बट टुडे द एंडेंजर्ड स्टॉक आर मोस्टली फाउंड इन इंडियन स्टेट असम एंड कंबोडिया। लेकिन भागलपुर में इनकी थर्ड लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट है, मतलब यहां पर अपने बच्चे अंडे देते हैं। इन इंडिया द ग्रेटर एडजंक्ट इज नाउ कन्फाइंड टू नॉर्दर्न स्टेट ऑफ असम एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो यहां पर अंतिम इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा है। इज इट क्लियर? रिसेंटली आपने सुना होगा कि ऑटोमोबाइल नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी आई। और इसके तहत क्या है, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं 20 ईयर्स के बाद उनको प्रॉपरली स्क्रैप कर दिया जाए, और जो कमर्शियल व्हीकल है 15 ईयर्स के बाद उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए। स्क्रैप का मतलब ये होता है कि उस वाहन को प्रॉपरली चला लिया गया है, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन ज्यादा होता है। और यदि ऐसा जो भी व्यक्ति करेंगे उन्हें प्रॉपरली स्क्रैप का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब वो नई गाड़ियां खरीदेंगे तो उसके लिए 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स भी यहां पर बताए हैं। तो वो क्या सब हैं? तो पीएम लॉन्च्ड द व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, बहुत जरूरी है। ये भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में है अपने आप में। इससे क्या होता है कि जो गाड़ियां खराब हो गई हैं उनके बाद में नई गाड़ियां खरीदेंगे तो एक व्हीकल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी, ओवरऑल भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टील प्रोडक्शन, डिमांड सब कुछ बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि भारत को लीड करना चाहिए, किसके लिए, कि हम लोग इस तरह से वाहनों को, इतने सारे वाहनों को न बना के हम लीड करें कि आज की तारीख में हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य हो गया है, मनी कॉन्सेंट्रेशन, मनी कॉन्सेंट्रेट करना, राइट, मनी कॉन्सेंट्रेशन, उसको इकट्ठा कर लें बस हर जगह गाड़ी और जो है ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी। सो दिस इज अबाउट ए वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये एक स्व इच्छा से व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है और ये गुजरात में हुआ था एक समिट, वहां पर ये पॉलिसी के बारे में चर्चा में आया था एट एन इन्वेस्टमेंट समिट इन गुजरात। समिट विल इनवाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेटिंग अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब व्हीकल का स्क्रैप करना, बहुत सारे कलपुर्जे चीजें उनको स्क्रैप करना, पूरी तरह से अपने आप में पूरा सिस्टम चाहिए होता है। तो नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल एंड रोड सेफ्टी। तो जो अनफिट व्हीकल्स हैं, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, रोड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बहुत से आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, ऑटोमेटेड कार्स आ रही हैं आजकल, तो उन सब के लिए एक समय के बाद में गाड़ियों को रिटायर हो जाना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है फिटनेस टेस्ट का? ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर 20 साल के बाद पर्सनल व्हीकल में, 15 साल के बाद कमर्शियल व्हीकल में उन्हें स्क्रैप किया जाए। गवर्नमेंट व्हीकल एंड दोज ओन्ड बाय PSU विल बी डी रजिस्टर्ड। जो गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल है वो भी 15 साल में।
एनी व्हीकल दैट फेल्स टू फिटनेस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड ऑफ लाइफ। तो एक फिटनेस टेस्ट भी हो जिससे पता चले कि ऑलरेडी ये तो मतलब साल से पहले ही ओवर हो गया, तो उससे भी रिमूव कर दिया जाए। तो टाइमलाइन क्या है देखिए, इंप्लीमेंटिंग फ्रॉम, ये कब से इंप्लीमेंट होगा, अप्रैल 2023। जो इंप्लीमेंटेशन है अप्रैल 2023 से हैवी कमर्शियल व्हीकल एंड जून 2024 से प्राइवेट व्हीकल। तो ये पॉलिसी के लिए पहले स्क्रैपेज सिस्टम बनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होगा, यदि व्यक्ति इसको प्रॉपरली करेगा तो क्या फायदे दे रही है गवर्नमेंट, रोड टैक्स जो होते हैं उसमें 25% अप टू 25% पर्सनल व्हीकल और 15% कमर्शियल व्हीकल को रोड टैक्स में प्रॉफिट दिया जाएगा। अब देखिए एक सीधी सी बात है कि इतनी सारी कार्स जब स्क्रैप होंगी तो नई गाड़ियां कई मल्टीप्लाई में ज्यादा बिकेंगी, ओवरऑल गवर्नमेंट के पास टैक्स आ जाएगा, तो रोड टैक्स को कहीं ना कहीं वहां से लमसम अमाउंट निकाल लिया जाएगा और लोगों को इंसेंटिव देंगे तो जरूर वो इसमें फेवर करके आगे होके वॉलेंटियरली अपना ये काम करेंगे। इसीलिए यहां पर एक टर्म आया है दैट इज वॉलेंटियर, स्व इच्छा से व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। सो यहां पर इसके अलावा देखिए 5% मैन्युफैक्चरर को यदि शो करेंगे तो उसको 5% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट बोलेंगे इसको। डिसइंसेंटिव्स क्या है, इंक्रीज द री रजिस्ट्रेशन फीस फॉर 15 ईयर और एल्डर व्हीकल और ग्रीन टैक्स। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या कर रही है, यदि 15 साल से ज्यादा हो गए और उस केस में री रजिस्ट्रेशन करना होगा, ग्रीन टैक्स वगैरह का सारा कुछ प्रोविजन किया गया। और यहां पर एक और टर्म यूज की गई है RVSF, ये सब टर्म्स आपको याद रखनी है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी ऑथराइज्ड टू मेक एंट्रीज रिगार्डिंग स्क्रैपिंग एंड रिलेटेड टू सर्टिफिकेट। तो यहां पर एक बॉडी बना दी गई है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF। तो ये सर्टिफिकेट भी देगी और यही बॉडी एंट्रीज को भी ध्यान में रखेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, रिडक्शन ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन ये कम होगा। पेरिस एग्रीमेंट के तहत हम ये चाहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट 2015, राइट, COP21। इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ न्यू, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। रीयूज रिसाइकल रिकवरी पॉलिसी, इससे क्या होगा, ये एक रिसाइकल की पॉलिसी एक बहुत अच्छी एफिशिएंट मैनर में साइक्लिक ऑर्डर में देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो बूस्ट टू इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग बजाय पेट्रोल डीजल के इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करेंगे, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियों को जल्द से जल्द रिटायर करने के बाद उस पर मूव करेंगे। फेम स्कीम जो है बहुत अच्छे से वहां पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। तो फुल फॉर्म बता दीजिए, शॉर्ट नोट लिख दीजिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, सेमी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है जिसमें हाइब्रिड मॉडल है ना, तो बताइए कि है ना, ये जरूर बताइए, शॉर्ट नोट लिख दीजिए फेम में। रिडक्शन इन द रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम होंगे, पुराने व्हीकल्स के कारण ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अनसेफ डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, तो सबसे खास कंसर्न क्या है कि मटेरियल का डिस्पोज अनसेफ होगा, उसके लिए क्या प्रोविजन है, कैसे करेंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू टेस्ट एंड मैनेज स्क्रैप, कैसे मैनेज किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं भारत में ऐसा कोई। और इनसफिशिएंट आरवीएसपी जो है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी, ये इनसफिशिएंट रहेंगे कंपैरेटिवली आगे आने वाले सालों में भी। टाइमली इनफ्लो ऑफ फंडिंग, फंडिंग को किस प्रकार से इनफ्लो किया जाएगा स्क्रैपिंग के लिए, ये देखने लायक होगा। वे फॉरवर्ड क्या है, एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर सेफ डिस्पोजल एंड मटेरियल रिकवरी, तो इससे क्या है, हम सेफ डिस्पोजल मटेरियल रिकवरी कर सकते हैं। फर्दर इंक्लूड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूसर है जो गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं उनकी अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो स्क्रैपिंग में मदद करें और रिसाइकलिंग में मदद करें, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में पॉलिसीज हैं, राइट। स्केलिंग अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको स्केल अप करना। अदर इनिशिएटिव टू रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन में फेम इंडिया स्कीम को चलाया जाएगा बहुत अच्छे से। अदर इनिशिएटिव जो रिड्यूस करेंगे व्हीकुलर पॉल्यूशन, इसमें एक तो आपको नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी,
और RVSF ये जरूर याद रखेंगे। इसके बाद फेम स्कीम है, शॉर्ट नोट लिख दीजिए। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन में कमी करने में मदद करें। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन एंड हाइड्रोजन सेल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करके ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। सो दिस इज होल अबाउट द नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो जरूर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फॉलआउट्स हैं, कहां कहां दिक्कत आएगी। चारों पॉइंट्स याद रखना। जो प्रॉब्लम से कंसर्न है, दीज आर द कंसर्न यू मस्ट रिमेंबर। अब हम लोग बात करेंगे आगे के सेक्शन पे, राइट। तो यहां पर हम लोग चलते हैं सीधा। यस, तो देखिए इंडिया ने अभी पिछले सालों में बहुत से तूफान देखे हैं, साइक्लोन्स, यास, ताउक्ते एटसेट्रा। तो इन तूफानों के बाद में इंडिया नीड लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स। तो भारत को आज की तारीख में क्या है, लंबे समय लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन मतलब कंट्रोल करना, कम करना, शमन करना। मिटिगेशन को हिंदी में एग्जैक्टली शमन बोलते हैं, शमन। इज इट क्लियर? तो राइट, इट इज शमन, यस दिस वन इज शमन। शमन करना मतलब मिटिगेट करना। तो सीवियर साइक्लोन ताउक्ते, यास बैटर्ड इंडिया अर्लियर दिस ईयर विद द राइज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवेस्टेटिंग। लगातार आपको पता ही है किस तेजी के साथ में साइक्लोन आ रहे हैं। तो इंडिया को अब लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स लाने होंगे। इसमें ओडिशा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसमें भारत की 7000, ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन है 7500 और 96 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, राइट। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से। विच टच द कोस्ट और आर क्लोज टू इट विद 262 मिलियन पीपल। लगभग देखिए 26 करोड़ लोग साइक्लोन से सीधे सीधे जो है सामना कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड अराउंड 200 मिलियन सिटी रेजिडेंट वुड बी एक्सपोज टू स्टॉर्म एंड अर्थक्वेक बाय 2050। तो यहां पर जो है बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक और स्टॉर्म से, अर्थक्वेक यदि ओशन में आते हैं तो सुनामी का रूप ले जाते हैं। So between 1891 to 2020, out of 313 cyclone across the Indian eastern and western coast, west coast experienced 31 cyclone। और बिल्कुल सही बात है, मुंबई साइड और यहाँ पे साइक्लोन कंपैरेटिवली कम आते हैं। बे ऑफ बंगाल साइड में बहुत ही ताकतवर साइक्लोन आते हैं, दीज आर 282। तो ये फिगर देख लीजिए कब से लेके कब तक है, लगभग 130 ईयर्स का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। Among these natural disasters, cyclone constitutes second most frequent phenomena that occurs 15% of India's total natural disaster 1990 to 2020। भारत में जो टोटल डिजास्टर है उनका 15% तो यही फिनोमिना है। इज इट क्लियर? और सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट फिनोमिना साइक्लोन के कारण है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इंडिया की रैंक 7th worst heat globally in 2019 due to frequent occurrence of the extreme weather related event। तो भारत 7th रैंक पर है और इतनी बड़े पॉपुलेशन वाला देश यदि 7th रैंक पर है तो आप सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन पर कैपिटा कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 2013 के बाद से बता दिया है कि 7% से ज्यादा ये साइक्लोन बड़े हैं। ये सारे फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार और उस कारण ये साइक्लोन बहुत तेजी से और भी तेजी से हो रहे हैं। जियो क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया आर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी। तो ओवरऑल जो ये जियो क्लाइमेटिक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है। देखिए हम लोग बात करें टेम्परेचर के इंक्रीज से मानव की मृत्यु होगी आने वाले 30-40 साल में, लोग जो हैं हीट वेव से मर रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए कि कीट वगैरह का क्या होगा, जो लोकस्ट है, कीट है, टिड्डी है, वो सब यदि, टिड्डी तो चलो ठीक है, लेकिन यदि मधुमक्खियां इन पर इंपैक्ट हुआ तो किस प्रकार, आप सोचिए कि जो परागण होता है, पॉलिनेशन, वो खत्म हो जाएगा तो किस प्रकार का साइकिल डिजास्ट्रस यहां पर हो जाएगा। तो ये इंपैक्ट जो है सोचने लायक होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट पर। बिटवीन 1999 टू 2020 साइक्लोन इन्फ्लिक्टेड सब्सटेंशियल डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बहुत बड़े स्तर पर लॉस भी हुआ है।
आपको ये पूरा नंबर्स में, मिलियंस में दिया गया है। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स इसीलिए जरूरी है, अदरवाइज हमारे जीडीपी का 2% जो नुकसान है ना केवल इनके कारण हो जाएगा। 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर 1990 टू 2020, तो ये अभी देखने को मिला। टोटल रेवेन्यू का 15% और जीडीपी का 2%, अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। सो बिटवीन दिस 12,388 people killed and damage was estimated 32,615 million. Cyclone are second most expensive in terms of cost incurred, तो second most expensive पड़ते हैं हमारे देश के लिए। आफ्टर फ्लड के बाद में साइक्लोन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है भारत देश में। इन एडिशन दे आर, तो पूरा आपने देखा ही होगा एनडीआरएफ की पूरी टीम, स्टेट डिजास्टर रिलीफ, और ये सभी लोग बहुत तेजी से एक्टिवली काम करते हैं। फिर दे आर द थर्ड मोस्ट लेथर डिजास्टर इन इंडिया आफ्टर अर्थक्वेक एंड फ्लड। तो अर्थक्वेक और फ्लड के बाद में डिजास्टर्स की बात करें तो घातक डिजास्टर के रूप में तीसरे नंबर पे। ओवरऑल बात करें डैमेज के मामले में तो साइक्लोन दूसरे नंबर पर। ओडिशा ने एक मॉडल अपनाया, क्योंकि ओडिशा सबसे ज्यादा इंपैक्ट और जिस पर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है ना वही बहुत अच्छा काम करता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टुक अप वेरियस साइक्लोन मिटिगेशन मेजर्स एंड दीज इंक्लूड इंस्टॉलिंग अ डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया डिजास्टर वार्निंग, ताकि जो मछुआरे वगैरह हैं, फिशरमैन वगैरह, वो बैक आ सकें, वहाँ के लोग जो कोस्ट के आसपास हैं। क्योंकि सुनामी का भी सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हुआ था वो ओडिशा में ही हुआ था सबसे ज्यादा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अदर स्टेप्स वर सेटिंग अप ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है, कंडक्टिंग रेगुलर कैबिनेट मीटिंग ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, बिल्डिंग द ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स। तो ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है, मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है। इस प्रकार से ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल इज स्टिल, ये भी अपने आप में इनएडिक्वेट टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक लॉसेज एंड रिजल्ट ऑफ साइक्लोन, बट एटलीस्ट दे आर वर्किंग। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अडॉप्ट अ फ्यू मेजर्स, कुछ ऐसे नए मेजर्स गवर्नमेंट को लेने होंगे, है ना, दैट कैन मिनिमाइज द डिजास्टर डैमेज एंड फैटलिटीज, इंप्रूव द वार्निंग सिस्टम। हमारे आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको और एडवांस सैटेलाइट्स इत्यादि को, अभी आपको पता होगा ईओएस जो जीरो थ्रू है वो फेल हो गई थी भारत की, है ना, जीएसएलवी सेकंड की मदद से भेजी जानी थी तो वो फेल हुई है अभी। इंक्रीज द कवर अंडर शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, तो गवर्नमेंट को अभी शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, मैंग्रोव को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो उससे क्या होता है कि सुनामीज वगैरह का जो इंपैक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि रेजिस्ट करते हैं उनको रोकने का काम। इन एडिशन एडॉप्टिंग कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स, यही मेन इश्यू था इस पूरे टॉपिक का, इंक्लूडिंग द बिल्डिंग ऑफ साइक्लोन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कंस्ट्रक्टिंग सर्ज रेजिलियंट एम्बैंकमेंट। तो आप देखते हैं एम्बैंकमेंट हैं पूरी तरह से कई जगह, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑल सभी जगह नहीं देखने को मिलेंगे, वो तो कुछ शहरों में एम्बैंकमेंट किया गया। इंप्रूविंग रिवर कनेक्टिविटी, प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग एंड लो लाइंग एरियाज आर इंपॉर्टेंट, तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये इन सब पर जो है चर्चा की जानी चाहिए। डिजास्टर रेजिलियंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलिंग डिजास्टर रेजिलियंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट हाउसेज ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल हाउसहोल्ड। अब इनके कॉन्क्रीट मकान नहीं होते, वो और जल्दी से फ्लश आउट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट सेंटर, ये बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है मिटिगेट करने के लिए। कलेक्टिव मिटिगेशन एफर्ट बाय सेंटर एंड स्टेट कैन हेल्प टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो इफेक्टिव इन द मिनिमाइजिंग द डिजास्टर डेथ। तो डिजास्टर डेथ को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है यदि स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। मिटिगेशन के लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स अपनाएं, जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं 15 ईयर 20 ईयर्स की, तो इस प्रकार से हमें क्या है, क्योंकि ये तो कभी ना रुकने वाले साइक्लोन्स तो हमेशा आएंगे, तो उनके लिए प्रिपेयर्डनेस हमेशा जो है तेज हो और अलार्म वार्निंग सिस्टम एटसेट्रा इंप्लीमेंट किया जाए। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स आर इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर इन लॉन्ग रन। और देखिए देश की जीडीपी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, तो इसके लिए और साथ ही साथ में सोसाइटल
इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है इसमें। अभी हाल ही में बहुत अच्छी बात कही गई कि प्रोटेस्ट शुड नॉट हिंडर ट्रैफिक। प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में जो है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो ट्रैफिक को ही हिंडर करे, उसमें ही बाधा आ जाए। वैसे सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन उनके जो मूवमेंट होता है उससे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है, उसका भी कोई जो सोल्यूशन निकाला जाए। सो द सुप्रीम कोर्ट टुक ए नॉन स्टैंड सेइंग फार्मर हैव राइट टू प्रोटेस्ट, किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट द एजिटेशन शुड नॉट हिंडर द ट्रैफिक और द पब्लिक मूवमेंट। बट ऐसा ना हो कि पब्लिक मूवमेंट, आप देखते हैं रोड वगैरह किस प्रकार से ब्लॉक कर दिया जाता है, बैरिकेड्स खुद ब्लॉक कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के बहुत ही सीवियर इवेंट्स हमने पिछले सालों में देखे हैं, है ना। सो राइट टू प्रोटेस्ट व्हेन अ ग्रुप, कम्युनिटी, इवन अ पर्सन, आप देखते होंगे गुर्जर आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, तो ये सारे आंदोलन, फिर ये फार्मर प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट का एक तरीका है ना, लेकिन इस प्रकार से प्रोटेस्ट करना दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेबल, है ना। सो व्हेन अ ग्रुप, कम्युनिटी, दैट कैन नॉट टॉलरेट। सो और even the person goes up to protest, it is usually showcase their disapproval or demur against any action, policy, statement and state of government or any organization। तो मेनली राइट टू प्रोटेस्ट में क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के खिलाफ है, स्टेटमेंट, पॉलिसी के। Mostly the flow of protest is driving through political waves that also demonstrate collective organization of people to make the government or state address their issue and take a step to overcome them। तो ऐसा ना हो कि केंद्र में बैठी सरकार कोई भी निर्णय ले ले, डिसीजन ले ले और वो इम्पोज कर दे, थोप दे। तो नो डाउट इट इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरत होती है। दीज वर्क्स एज प्रेशर ग्रुप, और ये अपने आप में सख्ते में आते हैं, गवर्नमेंट बैकफुट पर आती है, उन्हें डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। इन इंडिया द राइट टू प्रोटेस्ट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली का हिस्सा है, और ये आर्टिकल 19 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, आर्टिकल 13 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इसको आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, ये यहाँ पर ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट अलॉन्ग विद यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी एसोसिएशन हो सकती है, फ्रीली मूव किया जा सकता है, ये सब आर्टिकल 19 में है। राइट टू रेजाइड, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड बिजनेस, ये सब आर्टिकल 19 में दिया गया। लेकिन इन प्रोटेस्ट के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल कर सकती है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि 51 में क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटी, एवरी पर्सन इज नीड टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। वायलेंस के दौरान ऐसा ना हो कि पब्लिक हिंडर हो रही है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ की फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। ठीक है, उसके बाद 19(1)(b स्टेट्स अबाउट राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ये पीसफुली और विदाउट आर्म्स, देयरबाय राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट इज बेस्टोड टू इंडियन सिटीजन बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम, रोकना उसको, मेकिंग अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट विच डिफेम द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट न दिया जाए, मानहानि न की जाए किसी की। एंड आर्टिकल 19(3) कहता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोज इन द इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहली चीज है कि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और द मॉरलिटी, और रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यदि अवमानना करी जाए कोर्ट की, डिफेमेशन किया जाए, इंसाइटमेंट किया जाए, इस प्रकार के जो ऑफेंस है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। वहां पर आपको बोलने और किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है प्रोटेस्ट करें, बट ऐसा ना करें कि दैट कैन इंपैक्ट द पब्लिक। सो भुवन
युक्त धारा पोर्टल, अभी हाल ही में भुवन युक्त धारा पोर्टल देखने को मिला। ये अपने आप में एक जियो स्पैटियल प्लानिंग पोर्टल ऑफ जियो मनरेगा, मनरेगा जो स्कीम है उसको जियो टैगिंग करके क्या प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है, लोगों को प्रॉपरली जो हस्तांतरण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, राइट, पेमेंट वगैरह का। तो ये सब फैसिलिटी अभी एक नया पोर्टल बनाया है युक्त धारा, भुवन युक्त धारा, याद रखेंगे भुवन युक्त धारा has been released to facilitate the planning of new Manrega asset using remote sensing and GIS, geographical information system based information। जियो टैगिंग की जाएगी, कहां कहां पर कितना काम हुआ, और जो भी काम हुआ, मान लीजिए कहीं पर रिजर्वोर बनाए गए विलेजेस में, उनको मतलब जो है डग आउट करके और फिर रिजर्वोर बनाए गए, तो जो जो काम हुआ है उसकी प्रॉपर मैपिंग की जाए। तो इसके लिए कंप्लीट पोर्टल है ये युक्त धारा, एक जियो स्पैटियल प्लानिंग पोर्टल। जियो स्पैटियल का मतलब उस लोकेशन में प्लानिंग किस प्रकार की हो रही है, मीन टू फैसिलिटेट ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग ऑफ मनरेगा एक्टिविटीज अक्रॉस इंडिया। सभी देश के सभी गांव में क्या क्या प्लानिंग चल रहा है, मनरेगा के जो पैसा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो भी काम हो रहा है उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए। पोर्टल को इंटीग्रेट किया है वाइड वैरायटी ऑफ स्पैटियल इंफॉर्मेशन कंटेंट टू इनेबल द होलिस्टिक अप्रोच, समग्र अप्रोच को यूज करते हुए टुवर्ड्स प्लानिंग ऑफ ओपन सोर्स जीआईएस टूल। तो यहां पर ओपन सोर्स जीआईएस टूल को प्रयोग किया जा रहा है। सब्सिक्वेंट टू पैन इंडिया इनिशिएटिव, पूरे भारतवर्ष में जियो टैगिंग की जाएगी जो जो एसेट्स क्रिएट किए गए इस मनरेगा में, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हार्नेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ जीआईएस, जीआईएस की स्ट्रेंथ को भी देखा जाएगा, और नेचुरली कोरोलरी मतलब उन लोकेशन पर प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इस प्रकार के फीचर्स के साथ में करंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अंडर युक्त धारा एज अ पार्ट ऑफ भुवन इनकॉर्पोरेट्स मल्टी टेम्पोरल आईआरएस। तो भारत के इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से डेटा बेटर देन 3M डिटेल ऑफ नेचुरल कलर। तो यहां पर बहुत ही क्लोज इमेजेस, पिक्चर्स नेचुरल कलर के साथ, डिजिटल टेरेन, थीमेटिक लेयर्स, इन लोकेशंस को कि कितना प्रॉपर काम हो रहा है, तो प्रॉपरली मल्टी टेम्पोरल अलग अलग समय और काल के हिसाब से जो है ये सैटेलाइट्स अपना काम करेंगी। The interface currently has gram panchayat specific logo address planning as well as approving the mechanism intended to ensure evaluation and acceptance of proposed activity। और जो मनरेगा के तहत कार्रवाई काम किया जा रहा है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाएगा, जो भी प्रपोज्ड मतलब जो भी सजेशन दिया गया कि ये काम करना है। दिस विल एनहांस द अदर लेवल ऑफ यूजर ग्रेजुअली। इससे क्या होगा कि यूजर्स में जो क्षमता और ज्यादा बढ़ेंगी जो इनको बना रहे हैं, क्योंकि उनको रहेगा कि हाँ इन पर एक नजर है गवर्नमेंट की। एक्सेस ऑफ अदर ग्राम पंचायत विल फैसिलिटेट एट अर्लीस्ट बाय एड्रेसिंग केस मल्टीपल लॉग इन क्रिएट एंड जियो टैगिंग एंड मॉडरेशन। इससे देखिए कॉम्पिटिटिवनेस की भावना भी आ जाएगी और जियो टैगिंग की मदद से कि किसने कितना डेवलपमेंट किया मनरेगा में। तो मनरेगा स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत बना। महात्मा गांधी जो है बाद में इसके आगे महात्मा गांधी लग गया। दिस लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी राइट टू वर्क, और इसकी मदद से राइट टू वर्क लोगों को काम का एक अधिकार है। पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहली बार इसको प्रपोज किया था मनरेगा को, फाइनली 2005 में आया। ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट की मदद से अंतिम वर्ग तक लोग काम करें, उनकी लाइवलीहुड आजीविका सुरक्षित हो, रूरल पुअर एंड जनरेटिंग, और भारत में हजारों करोड़ रुपए नीचे तक पहुंचे ताकि क्या हो इकोनॉमिक साइकिल बना रहे, वो भी तो डिमांड करेंगे। टू क्रिएट अ रूरल एसेट बेस एंड वुड एनहांस द प्रोडक्टिव वेज टू एम्प्लॉयमेंट ऑगमेंट सस्टेन द रूरल हाउस होल्ड इनकम। इससे क्या होता है कि रूरल हाउस होल्ड इनकम जनरेट होने के बाद में एटलीस्ट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो डिमांड है बच्चों की, वो भी पूरी हो सकेगी। तो एक हेल्दी इंडिया के लिए भी ये काम करने की भावना जो है वो भी इसमें जनरेट होती है। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं, राइट। चलिए इसके बाद बात करें फीचर्स ऑफ प्रोग्राम।
मनरेगा यूनिक है अपने आप में, 100 दिन का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और लगातार इसकी जो प्राइस है, कैश राशि, वो बढ़ाते जा रहे हैं गवर्नमेंट। तो ओवरऑल क्या है कि ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति फ्री और वो डिमांड कर रहा तो उसे काम देगा ही दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा यदि काम नहीं लिया उससे तो एक लिमिटेड टाइम के बाद में उसको जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा उन्हें। तो इसीलिए क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले राइट टू वर्क के तहत। 5 किलोमीटर ऑफ द एप्लीकेंट रेजिडेंट, उसमें वो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मनरेगा एक लीगल एंटाइटलमेंट, राइट। लीकेजेस बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। श्री नारायण गुरु हाल ही में चर्चा में आए। पीएम मोदी ने ही श्री नारायण गुरु, पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट किया श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर। ये बिलोंग करते हैं केरल से और डाउन ट्रडन लोगों को उद्धार सुधार के लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो 1856 से 1928 तक इनका एरा रहा, एक समय रहा काल। नारायण गुरु एक फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। He led the movement, the injustice of caste-ridden society of Kerala, in order to promote spiritual enlightenment and social equality, कि वहां पर सोशल इक्वालिटी हो। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सभी को टेम्पल में एंट्री हो। ही वॉज द फोर फ्रंट ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिवर्सल टेम्पल एंट्री, ये बहुत ही अच्छी बात थी। अगेंस्ट सोसाइटल इल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनटचेबल्स, उसको रोका जाए, अनटचेबिलिटी है ना, अछूत वगैरह जो केस होते हैं। He gave the famous slogan one caste, one religion, one God for all, और वाकई में एक्चुअल में यही है। वैसे गॉड वगैरह शायद किसी ने देखा तो नहीं है, देखा भी है तो मुझे पता नहीं किसी ने ऐसा देखा हो, लेकिन यदि एक गॉड की परिकल्पना है तो एक धर्म एक कास्ट, ये बहुत ही सर्वमान्य मत है। धीरे धीरे शायद, लेकिन इस कारण जो है ना हजारों हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये धर्म अपने आप में एक ओपियम है, अफीम है, और यही बात कार्ल मार्क्स ने कही थी और ये बिल्कुल सत्य बात है। धर्म को जितना हो सकता है लाइटली लेना चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक कि एक्सट्रीमिस्ट ना हो किसी भी चीज को लेकर। इन 1888 ही बिल्ड अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एट अरुविपुरम, विच अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम। कास्ट बेस्ड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। केरला के हमने बहुत से केसेस पढ़े हैं अभी हाल ही में, मालाबार जो प्रोटेस्ट वगैरह जो हुए थे। इन वन टेम्पल कॉन्स्क्रेटेड द कलावन कोड एंड ही कैप्ट मिरर इंस्टीड ऑफ आइडोल। तो उन्होंने मिरर रखे बजाय कि आइडोल के, सिंबलाइज द मैसेज दैट डिवाइन वाज विद इन ईच इंडिविजुअल। कांच क्यों रखे? क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर डिवाइनिटी है। हम स्वयं ही जो है अपने आप में प्रबुद्ध है, डिवाइन है, जिस प्रकार से हम लोग भगवान को मानते हैं। तो हमें कांच को देखें और अपने आप को डिवाइन बनाएं। अनटचेबिलिटी, द सोशल प्रोटेस्ट ऑफ वायकोम सत्याग्रह इन 1924-25 वाज द एजिटेशन। वायकोम सत्याग्रह याद रखना, वायकोम सत्याग्रह बाय द लोअर कास्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी इन ट्रावेनकोर। तो ट्रावेनकोर में वायकोम सत्याग्रह देखने को मिला। ही टॉट इक्वलिटी बट फेल्ट इनइक्वालिटी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड टू कैरी आउट कन्वर्जन and therefore generate a strife in the society। तो इनइक्वालिटीज उन्होंने महसूस की, लेकिन उसका आधार ये ना हो कि कन्वर्ट कर दिया जाए, धर्मांतरण कर दिया जाए, राइट। सो द फिलोसॉफी श्री नारायण गुरु बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ रीएवल्यूटर्स ऑफ अद्वैत वेदांता। अब देखिए, एक होता है द्वैत वेदांता, एक होता है अद्वैत वेदांता। देखिए, द्वैत में क्या है कि जो गॉड है वो अलग रखा और हम ह्यूमन बीइंग अलग रखे। तो जो द्वैतवाद है, ड्युअलिटी है, उसमें क्या है, सुप्रीम सोल है एक और हम एक सोल है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अद्वैतवाद में सुप्रीम सोल और हम लोग सभी एक ही सोल है, यूनाइटेड है, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है अद्वैतवाद में। नॉन ड्युअलिटी मतलब गॉड को अलग नहीं, हम खुद ही गॉड है, जो कि आदि शंकरा ने भी कहा था। इज इट क्लियर? तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है, हैव यू हर्ड दीज फिलोसॉफीज? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी? ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा। मीमांसा वेदांता, न्याय विशेषिका, लोक कपलिका एंड लोकायक्ता,
सांख्य एंड योगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक यू मस्ट हैव गिव मी द आंसर, वेरी सिंपल। फिलोसॉफी आपने 6 फिलोसॉफी जरूर पढ़ी होंगी, उनके शॉर्ट नोट भी लिख दीजिए। इज इट क्लियर? अभी हाल ही में इंदिरा पॉइंट चर्चा में आ रहा था, अभी हाल ही में इंदिरा पॉइंट चर्चा में था, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जानते हैं, और एग्जैक्टली टू बी प्रेसाइज बात करें तो 6.45 नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये इंदिरा पॉइंट है, 6.45, और यहां पर 8.4 ये यहां पर जो है कन्याकुमारी, राइट, जिसे कैप कॉमेरिन भी कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स तो जरूर पता होंगे। कैप कॉमेरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस इंडिया सबकॉन्टिनेंट। गौरमाला इज द पॉइंट इन द वेस्टर्न पार्ट, यहां पर लोकेटेड है, राइट। किबिथु is the location which is the easternmost part in Arunachal Pradesh, and here it is Indira Point, and it is again Indira Peak. This one is the Indira, again it is also known as Indira, right? तो 37.6, तो ये पूरा जो विस्तार है ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट 6.45 नॉर्थ लैटिट्यूड में। नॉर्थ क्यों बोला गया है? क्योंकि इक्वेटर से ये ऊपर की तरफ है, 0 से। इज इट क्लियर? तो स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम, तो ये स्वर्णिम विजय विक्ट्री फ्लेम वाज टेकन टू इंदिरा पॉइंट, द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री, एज अ पार्ट ऑफ वोयाक टू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अभी हाल ही में 22 अगस्त 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री मनाई गई, और Indira Point is the southernmost point of Indian territory. It is a village in Nicobar district at Great Nicobar Island of Andaman and Nicobar Island in India. रोंडो आइलैंड इंडोनेशिया, जो सबांग पोर्ट आपको याद आ रहा होगा जिस पर भारत ने अपने पोर्ट्स बनाए हैं, नेवल पोर्ट, तो ये इससे 163 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। तो आप ये पोजीशन एक बार पढ़ लेंगे। और इस प्रकार से विजय वर्ष जो है 1971 का जो वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके 50 वर्ष होने पर विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष, और ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है टू मार्क इंडिया ट्राइम टू लिबरेट बांग्लादेश। तो 16 दिसंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ। जर्नी ऑफ विक्ट्री फ्लेम इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो विक्ट्री फ्लेम जो है, फ्लेम, ये पूरे के पूरे जो साउदर्न मोस्ट टिप है वहां से लेकर ऊपर तक लाई जाती है। इज इट क्लियर? तो यही विजय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उज्ज्वला 2.0, अभी उज्ज्वल 1 चल रहा था, अब 2.0 आ गया। देयर हैज बीन क्वेश्चन अराइजिंग ओवर द सक्सेस ऑफ उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में आपको बहुत से क्वेश्चन अभी अराइज हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये उज्ज्वला स्कीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महिलाएं, विमेन फायरवुड डंग्स वगैरह से जो खाना पकाया करती थी, उसे अब 8 करोड़ परिवार को यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम के तहत क्या मिल गया है? सिलेंडर्स इत्यादि। तो इंडोर पॉल्यूशन, चूल्हास वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसे क्या होता है? लंग्स, फेफड़े और महिला की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है। What are the initiative taken by the government? तो समय समय पर अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए थे क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए। नेशनल प्रोग्राम ऑन इम्प्रूव चूल्हा ये लॉन्च किया गया था 1984 में, बैक्ड बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये फेल्ड हो गया था, लेकिन पहली स्कीम 2013 में लाई गई थी। एलपीजी सब्सिडी डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट में सब्सिडी दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू अवेल एलपीजी रूरल डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में लॉन्च किया गया और बहुत अच्छा काम करा, और भारत में अपने आप में एक क्रांति मानी जाएगी इसको। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा भारत सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कतर देश से इंपोर्ट करता है। इंडिया इंपोर्ट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम कतर। 8 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन, बीपीएल परिवार को, और सीधी 1600 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिलती। और ये जो जिनके नाम होता है, वो जो फीमेल पैट्रन होती है घर की, सबसे मेन फीमेल लीडर, उनके नाम पर ये बेनिफिशियरी को रखा जाता है। जीरो इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर ओएमसी टू स्टोव द फुल रिफिल।
तो यहाँ पर उन्हें सब्सिडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में उन्हें जीरो इंटरेस्ट लोन की भी फैसिलिटी है। कनेक्शन विल बी इश्यूड ऑन द नेम ऑफ वुमेन बेनिफिशियरी, हमेशा महिला के नाम पर रखा जाएगा। 2018 से वुमेन बेनिफिशियरी फ्रॉम 7 मोर कैटेगरीज, SC ST, PMAY है ना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, AAY मोस्ट बैकवर्ड क्लास, टी गार्डन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनके लिए अलग से और फैसिलिटी बेनिफिशरीज बनाए गए। EMI फैसिलिटी मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, ये भी प्रोवाइड की गई स्टोव और रिफिल कॉस्ट के लिए, ताकि उनको लोन मिल सके, क्योंकि स्टोव या फिर चूल्हा जो लेना होगा उसके लिए भी तो उन्हें पेमेंट चाहिए। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू PM गिव इट अप कैंपेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन था, गिव इट अप कैंपेन। लगभग 75 लाख लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जो वॉलेंटियरली अपनी स्व इच्छा से सब्सिडी को त्याग किया था। बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट यदि भारत देश में हो कि जो रिच है, मिडिल क्लास है, जिनको लगता है कि नहीं वो तो आराम से बेयर कर सकते हैं चूल्हे का कॉस्ट इत्यादि जो है गैस सब्सिडी, तो उन्हें जरूर वॉलेंटियरली इस प्रकार का काम करना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छी, ये जो पर्सनलाइज परसोना है, PM मोदी की ये परसोना है कि वो इस प्रकार की चीजें करवा पाते हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के ही PM हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार के PM देखने को मिले, है ना। तो कई जगह PM मोदी बहुत ही इंपैक्टफुल काम किया है। तो गिव इट अप कैंपेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उज्ज्वला 2.0, एडिशनल 1 करोड़ LPG कनेक्शन, तो 1 करोड़ LPG कनेक्शन और मिलेंगे, 8 करोड़ ऑलरेडी हैं। अपार्ट फ्रॉम डिपोजिट फ्री LPG कनेक्शन, अ फ्री रिफिल वर्थ रेट 800 एंड फ्री स्टोव विल बी प्रोवाइडेड। डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के अलावा 800 फ्री स्टोव प्रोवाइड किया जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमल पेपर वर्क कम हो जाएगा। माइग्रेंट विल नॉट रिक्वायर टू सबमिट एनी एड्रेस प्रूफ टू गेट बेनिफिट, ये बहुत जरूरी था, माइग्रेंट लेबर्स वगैरह पर इस बार बहुत काम हुआ। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड इज एनफ फॉर फैमिली डिक्लेरेशन एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो ये कुछ स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं। हाउ हैज द स्कीम बीन प्रोग्रेस, तो लगातार बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया इसने। पेट्रोलियम एनालिसिस एंड प्लानिंग 2018, 94% ऑफ ऑल हाउस होल्ड हैज LPG कनेक्शन नाउ, ये बहुत अच्छा स्कीम हो गया है। देख लीजिए कि बहुत बड़े स्तर पर LPG कनेक्शन मिले। Yet many LPG connection holder are found still using other fuel like firewood and refill become expensive। कुछ लोग आज भी जो है फायरवुड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे काफी हद तक पॉल्यूशन रोकने में मदद मिली। लॉन्ग वेटिंग टाइम इज ऑल्सो इन एडिशनल फैक्टर, कई बार क्या होता है वेट बहुत करना होता है। सो देर हैज बीन रिपोर्ट इन पार्शियल यूसेज ऑफ LPG सिंस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द फ्यूल इज इजीली अवेलेबल। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो आसानी से क्या है उसी से एनर्जी जनरेट करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ आर, देयर इज नीड टू प्रमोट अदर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव सच एज सोलर एनर्जी, सोलर कुकर्स, स्मोकलेस चूल्हास, बायोगैस प्लांट्स, इलेक्ट्रिक कुकर्स, ये सब का यूज किया जाए तो और भी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी बूस्टेड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू एक्सप्लोर दी अल्टरनेटिव्स, तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ताकि हमारे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ नए अल्टरनेटिव सामने आए। अब बात करेंगे दोस्तों कि इको सेंसिटिव जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो रिजर्व फॉरेस्ट है, फ्रिंजेस हैं ऑफ नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज सबसे बड़ा है, इको सेंसिटिव जोन इसे जो है डिक्लेयर किया। ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया, यहाँ पर इकोलॉजी जो है तबाह जल्दी हो रही है, फ्रेजाइल है, भंगुर है। ESZ इज एरिया नोटिफाइड अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज में डिक्लेयर किया गया। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके तहत प्रोटेक्शन एरिया में उन्हें पेस्ट मतलब लगा दिया जाता है। बट द वर्ड इको सेंसिटिव जोन आर नॉट मेंशन इन द एक्ट, इको सेंसिटिव जोन मेंशन नहीं है, बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से डिक्लेयर करने पर इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं कुड गो अप टू 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया में 10 किलोमीटर के आस बाहर वाला एरिया, प्रोवाइडेड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2002। इन केस ऑफ दीज सेंसिटिव कॉरिडोर्स, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर है, कनेक्टिविटी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस,
crucial landscape linkage beyond 10 kilometer, they would be included in economic special zone. Is it clear? सॉरी, इको सेंसिटिव जोन 10 किलोमीटर से बाहर के हैं तो उन्हें इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता है प्रोटेक्टेड के अलावा। तो यहां पर कुछ जगह तो परमिटेड एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अडॉप्शन ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी, कुछ परमिटेड एक्टिविटीज हैं। रेगुलेटेड एक्टिविटीज क्या होती हैं? फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल, राइट, रेगुलेटेड एक्टिविटीज है, मतलब इनको रेगुलेशन के तहत किया जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, ड्रास्टिक चेंज इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स, राइट। तो कमर्शियल रिसोर्ट बनाना, तो ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज है। परमिटेड का मतलब जहां पर परमिट है एक्टिविटी। प्रोहिबिटेड में कमर्शियल माइनिंग, इस एरिया में कमर्शियल माइनिंग बैन है। सॉ मिल्स, इंडस्ट्री कॉजिंग पॉल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सब बैन है। इट इज प्रोहिबिटेड कमर्शियल यूज ऑफ वुड टूरिज्म एक्टिविटीज, तो यहां पर वुड टूरिज्म एक्टिविटीज, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये सब डिस्चार्ज हैजार्डस सब्सटेंसेस ये ना निकले। तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जहां पर इको सेंसिटिव जोन क्रिएट कर दिए जाते हैं टू प्रिवेंट द इकोलॉजिकल डैमेज कॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटी अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, तो यहां पर क्या है, उनको रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके इकोलॉजिकल डैमेज को। दे एक्ट एज द ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन दैट ऑफ लेसर प्रोटेक्शन, तो यहां पर एक्ट ट्रांजिशन जोन जो हाई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उसे प्रॉपरली क्या है, सिक्योरिटी प्रदान करे, प्रिवेंशन हो। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही बात है, टाइगर रिजर्व में भी सबसे बड़ा है। ओवरऑल साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत में सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस हाई है, हेमिस हाई, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। रिवर कृष्णा कट द बेसिन ऑफ दिस रिजर्व, कृष्णा जो है इसके बेसिन को कट करती है। नलमल्ला रेंज में है, ये लोकेशन याद रखना, नलमल्ला रेंज ईस्टर्न घाट में है। मोस्ट एरिया इज हिली एंड टेरेन एंड प्लेट्यू, और इसीलिए टाइगर इसीलिए प्रेफर करते हैं। रिजेस, गॉर्ज, डीप वैली, सपोर्टेड ट्रॉपिकल मिक्स्ड ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ। सो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को 1978 में नोटिफाइड किया था एंड बिकेम टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इन 1983, और 1992 में इसको राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दिया गया, राइट। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व कोर एरिया, इसमें एक तो है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है गुंडला ब्रह्मेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मल्टीपर्पस रिजर्वोर श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, आपको बांध भी पता होगा, है ना, बहुत बड़ा डैम है ये। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंप्रूव हुई है कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर, लगातार उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर, सॉरी इट इज एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज बात करूं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के तहत इसे लाया जाता है इस रिपोर्ट को। और इसमें जीएचआई में क्या है, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, है ना। अंडर नॉरिशमेंट का मतलब उनको पोषण ही नहीं मिल रहा है, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब, और स्टंटिंग जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है एज के अनुसार, वेस्टिंग मोटे मतलब दुबले हैं, पतले हैं। तो पीपल हु हैव लो वेट, पीपल लेस हाइट, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये 4 पॉइंट्स जरूर याद रखना आप, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से छोटे बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट अंडर द 5 ईयर। सो ये सब शेयर होता है। अपने आप में इंडिकेटर क्या रिफ्लेक्ट करता है, इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी उस एरिया में, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, क्रोनिक का मतलब लंबे समय से उसको पोषण नहीं मिला, एक्यूट का मतलब बहुत ही कम न्यूट्रिशन इसलिए वो दुबले हैं। और ये जो चाइल्ड वेस्टिंग होता है इसके पीछे रीजन होता है फैट या फिर
प्रोटीन का ना मिलना, बोथ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो स्कोरिंग है बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 इंडिकेटर्स, तो ये चारों इंडिकेटर्स आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन रिलीज करता है ये बात पता होनी चाहिए। 100 पॉइंट स्केल पर है, जहाँ 0 इज बेस्ट पॉसिबल इज कॉल्ड नो हंगर, और 100 है तो सबसे ज्यादा वहां हंगर है, इस प्रकार से दिया जाता है। द फाइनल स्कोर इज कैलकुलेटेड आफ्टर गिविंग 33.33 वेट, सभी को 33 एंड 33% वेट है, ईच कंपोनेंट ऑफ 1 एंड 4 है ना। तो यहां पर देखिए 1 एंड 4 को क्या है 33% दिया जा रहा है ना। 33 का मतलब समझ गया आप, 33 का मतलब 1/3 इसे, 1/3 इसे, राइट, 1/3 इसे और 1/3 इसे। उसके अलावा जो 16.66 वेट है वो मिडिल वाले सेकंड एंड थर्ड को, स्टंटिंग और वेस्टिंग को दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्लासिफाई किया जाता है इसकी सीवियरिटी के बिहाफ पर। अब जाक्सा जो है, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ब्रिंग मार्स सैंपल सून, जल्दी क्या है वो मार्स सॉइल सैंपल फ्रॉम मार्स अहेड ऑफ यूएस एंड चाइना, चाइना और यूएस से ज्यादा तेजी से ये सैंपल को लेकर आएगा। तो जापान प्लान कर रहा है 2024 में लैंड ऑन फोबोस, फोबोस और डीमोस, आपको पता होगा ये मंगल के ये उपग्रह हैं, कलेक्ट 10 ग्राम ऑफ सॉइल ब्रिंग बैक टू अर्थ इन 2019, 24 में जाएगा, 29 में वापस आ जाएगा। और उसके बाद में ये बिलीव किया जा रहा है 0.1% ऑफ सरफेस सॉइल ऑफ द फोबोस केम फ्रॉम मार्स, तो 0.1% ही सरफेस जो है फोबोस की मार्स से है। 10 ग्राम कुड कंटेन अबाउट 30 ग्रेन्यूल्स, तो जब 0.1% है तो उसका बहुत माइन्यूट हिस्सा क्या होगा मार्स का एक पार्टिकल्स होगा। कलेक्टिंग द सैंपल मल्टीपल लोकेशन, इससे पहले भी आपको हायाबूसा मिशन याद आ रहे होंगे, हायाबूसा मिशन की मदद से भी वो जापानीज जो हैं जो शूद्र ग्रह एस्ट्रॉइड वहां से मटेरियल को लेकर आए थे। कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द मल्टीपल लोकेशन ऑफ फोबोस कुड प्रोवाइड अ ग्रेटर चांस ऑफ ऑर्बिटिंग possible trace of life than obtaining soil from a single location of Mars। तो यहां पर ये जो बहुत सारे का परसेंटेज ऑफ से हमें पता चल पाएगा कि क्या वाकई में वहां पर कभी लाइफ थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो सकता है मार्स में लाइफ ना हो, लेकिन ये तो पूरी तरह से मंगल से ही बना हुआ है, तो परसेंटेज में पता चल पाएगा कि शायद लाइफ होगी या नहीं। सो जाक्सा मिशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एनी लाइफ फॉर्म may have come from Mars will have died because of the harsh solar and cosmic radiation। वहां पर जो सीवियर सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन के कारण फोबोस में जो है लाइफ खत्म हुई। बट नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन फोकस ऑन द पोटेंशियल लाइफ फॉर्म ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ जेजेरो क्रैटर, जेजेरो क्रैटर पर ही उतारा गया है अभी हाल ही में जो परसेवेरेंस मिशन है अमेरिका का, और यही मिशन से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा परसेवेरेंस मिशन है जो अपने आप में रोवर है, इंजेन्यूटी नाम का हेलीकॉप्टर भेजा गया है, मार्शियन लेक थी वहां पर कभी पहले, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रबल संभावना इसीलिए इन्होंने यहां पर उतारा है। तो स्टडी से फोबोस की सॉइल पर सैंपल इंक्लूडिंग मटेरियल फ्रॉम मार्स, साइंटिस्ट होप टू लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मार्शियन बायोस्फीयर कैसे आया, एंड टू नो अबाउट मार्स मिशन। नासा, चाइना, यूएई तो अभी हाल ही में भेजा ही है, तो हाल ही में इन्होंने भी अपने मिशंस को भेजा है। यूएई ने क्या मिशन भेजा है भाई, यूएई सेंट द मिशन रिलेटेड टू अल अमल द होप, चाइना सेंट द तियानवेन 1 एंड नासा सेंट परसेवेरेंस। सो ग्रेट अनकन्फर्मिटी ऑफ ग्रैंड कैनियन, आपको याद आ रहा है कोलोराडो नदी को, रिवर को हमने कवर किया था रिसेंटली, किस प्रकार के से ये ड्राई अप हो रही है, वहां पर रेनफॉल नहीं हुआ है, हीट वेव्स वगैरह का इंपैक्ट। तो नई स्टडीज ने, यहीं पर है ग्रैंड कैनियन भी, तो नई स्टडी ने बताया क्लोजर टू सॉल्विंग द पजल कॉल्ड ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी ऑफ ग्रैंड कैनियन। तो पहली बार जॉन वेस्ले पॉवेल 1869 में, The Great Unconformity is one of the most unknown geological features of Grand Canyon। Grand Canyon आपको कुछ इस प्रकार का ये फीचर है, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल, देखिए ये ग्रैंड कैनियन, राइट, और इस प्रकार का ये फीचर्स होता है यहाँ पर।
द न्यू स्टडी ने बताया है कि सीरीज ऑफ स्मॉल येट वायलेंट फॉल्टिंग इवेंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं रॉक्स में ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड रोडिनिया। तो रोडिनिया से जब ये टूटा ब्रेक हुआ तो यहां पर बहुत सारे ब्रेकअप वायलेंट फोल्डिंग माउंटेन्स आपने जरूर सुने होंगे। सो रिजल्टिंग हैवॉक, और इसके कारण क्या हो रहा है, तबाही आ रही है, लाइकली टू टोर अप अर्थ अराउंड कैनियन कॉजिंग रॉक एंड सेडिमेंट टू वॉश अवे इनटू ओशन। और इसलिए जो कैनियन की कॉजिंग रॉक्स हैं वो लगातार नदी में बहती हुई ओशन पहुंच रही है। दिस फाइंडिंग कुड हेल्प फिल मिसिंग पीसेज ऑफ हैपेंड ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ फॉर द ग्रैंड कैनियन। तो अभी जो ये क्रिटिकल पीरियड चल रहा है उसको समझने में मदद करेगा थर्मोक्रोनोलॉजी। यहाँ पर देखिए रॉक की लेयर मेथड थर्मोक्रोनोलॉजी वाज एम्प्लॉयड। थर्मो का मतलब तापमान की मदद से उसके समय काल को समय के अनुसार मेजर करना, क्रोनोलॉजी कि क्या क्या स्थिति पोजीशन समय के साथ रही होंगी। सो थर्मोक्रोनोलॉजी इज अ साइंस विद प्रैक्टिस टू इन्फरिंग थर्मल हिस्ट्रीज ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। तो उनकी जो पूरी हिस्ट्री क्रोनोलॉजी है फ्रॉम केमिकल आइसोटॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसी फिजिकल आइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज की मदद से ही तो जो हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं वो यही है सब कुछ, ठीक है, कि उसमें आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन 14 आइसोटॉप है समस्थानिक, सेंसिटिव टू बोथ टेम्परेचर टाइम, इट ट्रैक्स हिस्ट्री ऑफ हीट इन स्टोन। तो हीट कितनी रही उसकी पूरी स्टोन में हिस्ट्री को देखना। व्हेन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर बुरिड डीप अंडरग्राउंड and the pressure building top of them can cause get toasty। और इससे क्या हो रहा है, हीट इन टर्न लीव द ट्रेसेस एंड केमिस्ट्री ऑफ मिनरल। तो इस प्रकार से बहुत परिवर्तन जो देखने को मिला, इस प्रकार का जो एक ग्रैंड कैनियन है अपने आप में ये एक बेजोड़ नमूना है, एक बड़ा ही यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो यहां पर ग्रैंड कैनियन आपको जरूर याद रखना है, कोलोराडो रिवर यूएस से अमेरिका में लोकेटेड है, राइट। तो यहां पर आपको सभी पॉइंट्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। सो आई स्टॉप हियर टुडे, आज के लिए यहीं पर रोकते हैं एंड विल कंटिन्यू द लेक्चर एंड एमसीक्यूज क्लासेस इन द नेक्स्ट सेशन। तो आपको टॉपिक रिलेटेड टू एडिटोरियल वो भी आपको आज मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।